था आपका समाप्त हो गया है। तो फर्स्ट स्टेप में 25 जी जिसके प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं, तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो पूछा गया है दोस्तों आपका कुचिपुड़ी नृत्य है जो कि किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो कुचिपुड़ी दोस्तों आपका एक पारंपरिक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था आपके भारत में 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं, तो उसमें से आपका कुचिपुड़ी भी शास्त्रीय नृत्य है जो कि आपके आंध्र प्रदेश का है। इसके अलावा आपका भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली मोहिनीअट्टम दोस्तों आपका केरल का है, सतरिया आपका असम का है, इसके अलावा कथक उत्तर प्रदेश का है, इसके अलावा आपका दोस्तों बता दें उड़ीसा का दोस्तों उड़ीसी है, और आपका मणिपुरी नृत्य जो कि मणिपुर का है। इसके अलावा भारतीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा छऊ जो नृत्य है उसको भी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दोस्तों मिल गया है, तो इसको भी आपको फैक्ट तौर पर याद रखना है। इसके अलावा कुचिपुड़ी नृत्य की बात करेंगे तो ये एक अभिव्यंजक नृत्य प्रारूप है जो कि नृत्य संगीत और नाटक का संगम है। इसके लिए व्यापक फुटवर्क की आवश्यकता होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था निखत जरीन किस खेल से संबंधित है, तो निखत जरीन की बात करेंगे दोस्तों जिनका जन्म आपका 14 जून 1996 को हुआ था। यह आपका एक भारतीय महिला शौकिया मुक्केबाजी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका मुक्केबाजी यानी कि बॉक्सिंग हो जाएगा। इन्होंने AIBA महिला युवा और जूनियर विश्व चैंपियनशिप अंताला 2021-2011 में आपका स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा उन्होंने गुवाहाटी में आयोजित दूसरे इंडिया ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता है। इसके अलावा इन्होंने बैंकॉक में आयोजित 2019 में थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भी रजत पदक है जो कि जीती हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बॉक्सिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा जो तालाब है वो आपका कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे दोस्तों तो सबसे बड़ा जो तालाब है आपका मोहनजोदारो में ही मिला है। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर मोहनजोदारो हो जाएगा। मोहनजोदारो में जो आपका तालाब मिला है इसे ही जो पुरातत्वविद है वो आपका स्नानागार कहते हैं। ठीक है, तो हम मेरे आपके जो स्टूडेंट क्वेश्चन बताए वो कह रहे थे कि मोहनजोदारो आपके ऑप्शन में शायद आपका नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन में नहीं था तो इसका आंसर मुझे मालूम नहीं दोस्तों, लेकिन मेरे ज्ञात अनुसार आपका मोहनजोदड़ो में ही तालाब मिला है जिसे कि आपका स्नानागार कहा जाता है। ठीक है, मोहनजोदारो से बात करेंगे तो आपका विशाल स्नानागार के अलावा 20 खंभों वाला भवन मिला है, तांबे का हेयर पिन मिला है, कांसे की नर्तकी मिली है, बृहत स्नानागार मिला है और ईंट के 6 भट्टे मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों लोथल से बात करेंगे तो लोथल से क्या क्या मिला है जो कि आपका ऑप्शन में दिया गया था, वृत्ताकार व चतुर्भुजाकार अग्निवेदिका मिला है, गोरिल्ला का मृद मूर्ति मिला है, 3 युग्म समाधान मिला है, पंचतंत्र की चालक लोमड़ी की आकृति मिली है, चक्की के 2 पाट, हाथी की पटरी और रंगाई कुंड आपके लोथल से मिले हैं। इसके अलावा आलमगीर भी आपके ऑप्शन में दिया गया था, तो आलमगीर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ये सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। 1958 में इस पुरास्थल की खोज भारतीय सेवक समाज का विशेष योगदान रहा था और इसका उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में किया गया था। यहाँ से क्या क्या मिला है, तो सूती, कपड़ा, कपास के साक्ष्य आपके यहीं से मिले हैं। इसके अलावा आलमगीर से बात करेंगे दोस्तों तो आलमगीर से क्या क्या मिला है, तो आलमगीर से आपका 7 आयताकार यज्ञ वेदिका मिली है, 1 युग्म समाधान मिला है, आक्रामक मुद्दा में वृषभ की मूर्तियाँ मिली है, ऊँट की हड्डियाँ मिली है, अंडाकार कब्र मिला है, बालकों की खोपड़ी मिली है, 6 से जो शल्य चिकित्सा का प्रमाण प्रस्तुत करता है ये मिला है। ये सभी ऑप्शन आपके ऑप्शन में दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था 2011 के जनगणना के अनुसार 1000 पुरुष पर 917 महिलाएं किस राज्य का है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया था कि 917 महिलाएं किस राज्य का है। तो देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार बताएं तो भारत में जनसंख्या लिंगानुपात की बात करेंगे तो 1000 पुरुष पर 943 महिला, ये आपका भारत का हम बता रहे हैं। इसके अलावा लिंगानुपात का जो उपयोग है प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। भारत में महिलाओं की जनसंख्या ज्ञात करने के लिए लिंग अनुपात एक मूल्यवान स्रोत है और भारत में महिलाओं का पुरुषों से अनुपात कितना है। लिंगानुपात की बात करेंगे तो 2011 की जनगणना के आंकड़ों की ऊपर की ओर रुझान दर्शाता है। 2011 के जनगणना से पता चलता है कि 1000 पुरुष की तुलना में 943 महिलाएं थीं। इसके अलावा दोस्तों आपका बता दें विभिन्न राज्यों के लिंगानुपात, तो आपको राज्य पूछा गया था तो 997 जो लिंगानुपात आपका शायद पूछा गया था या 970 पूछा गया था। इसका जो कोई प्रमाण अभी तक हमें नहीं मिला है, लेकिन आपको मालूम होगा इसका आंसर तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात आपका है केरल का है 1084 है, पुडुचेरी का लिंगानुपात 1037 है, तमिलनाडु का लिंगानुपात आपका 966 है,
इसके अलावा उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 933 है, आंध्र प्रदेश का, और छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात आपका कितना है, तो ये दोस्तों आपका 991 है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का लिंगानुपात आपका 876 है, दिल्ली का आपका 868 है, चंडीगढ़ का 818 है, दादर और नगर हवेली का 774 है, और दमन और दीव का लिंगानुपात आपका 618 है। ठीक है, तो दोस्तों आपका लिंगानुपात पूछा गया था, तो 970 या 907 आपका इस प्रकार करके तो मिल नहीं पाया है। शायद उत्तर प्रदेश स्टूडेंट कह रहे थे कि इसका राइट आंसर हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश होगा, तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 2022 के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा है। तो 2022 के अनुसार सबसे गरीब राज्य की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका बिहार हो जाएगा। भारत का सबसे गरीब राज्य आपका बिहार है। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार उसके बाद झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का स्थान है। वही बिहार में कुपोषितों की संख्या भी सबसे अधिक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका बिहार हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका अनुच्छेद 15 से कथन निष्कर्ष टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो अनुच्छेद 15 को हम डिस्कस कर देते हैं। इसमें आपका आंसर जो कि मिल जाएगा। अनुच्छेद 15 की बात करेंगे तो भारतीय संविधान 1949 में अनुच्छेद 15 क्या कहता है, तो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। उसमें आपका क्या क्या प्रावधान है, तो पहला है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा क्या है, तो दूसरा है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर किसी भी विकलांगता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा। इसी में आपका है कि दुकान, सार्वजनिक रेस्टोरेंट, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के महल तक पहुंच सकता है। इसके अलावा कुओं, टैंकों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक इंस्टीट्यूट के स्थानों का उपयोग पूर्ण या आंशिक रूप से राजनीति से बनाए रखा जाता है, जो कि आम जनता के लिए उपयोग के लिए समर्पित होता है। इसके अलावा तीसरा आपका जो क्या है प्रावधान है, तो तीसरा है कि इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को महिला और बच्चे के लिए कोई विशेष प्रावधान से नहीं रोकेगा। इसके अलावा चौथा है दोस्तों आपका इस अनुच्छेद में या अनुच्छेद 29 के खंड 2 में कुछ भी राज्य को सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिक या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा। ठीक है, तो इससे संबंधित आपका ऑप्शन क्या दिया गया था, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अनुच्छेद से संबंधित आपका 3 से 4 क्वेश्चन आया था, जिसमें से आपका अनुच्छेद 114 भी था। भारतीय संविधान 1949 में अनुच्छेद 14 क्या कहता है, तो 114 आपका विनियोग विधेयक से संबंधित अनुच्छेद है। विनियोग विधेयक क्या है, तो लोकसभा के द्वारा अनुच्छेद 113 के दिन अनुदान दिए गए जाने के बाद यथाशीघ्र भारत की संचित निधि से विनियोग के लिए आवश्यक सभी धनराशियों को पूरा करने के एक विधेयक प्रस्तुत करेगा। इसमें आपका लोकसभा द्वारा इस प्रकार दिया गया अनुदान, और बी है आपका भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, लेकिन किसी भी मामले में संसद के सामने रखे गए बयान में दी गई राशि से अधिक नहीं होगा। इसके अलावा संसद के किसी भी सदन में ऐसे किसी विधेयक में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जिसका प्रभाव राशि में परिवर्तन करने या किसी अनुदान के गंतव्य को बदलने या भारत की संचित निधि पर भारत किसी व्यय को राशि को बदलने का प्रभाव होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 115, 116 के प्रावधानों के अधीन इस लेख के प्रावधानों के अनुसार पारित कानून के द्वारा विनियोग के तहत अपेक्षित भारत की संचित निधि से कोई पैसा नहीं निकाला जाएगा। तो इसका भी ऑप्शन आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक क्वेश्चन आपका अनुच्छेद 20 से भी संबंधित प्रश्न आया था, तो अनुच्छेद जो 20 है आपका भारतीय संविधान का अपराधों के सजा के लिए संबंध में सेक्शन संबंधित है। अनुच्छेद 20 में एक आरोपी व्यक्ति चाहे वो नागरिक हो या विदेशी को मनमानी या अत्यधिक सजा के लिए खिलाफ 3 प्रकार का सुरक्षा प्रदान करता है। पहला है आपका कार्यतर विधि से सेक्शन, किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसका कार्य करने के लिए समय प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण ना किया हो तथा उस समय अपराध किए जाने के लिए जो शासित अधिरोपित की जा सकती है वो उससे अधिक शासित का भागी नहीं होगा। इसके अलावा दूसरा है कोई दोहरा दंड नहीं मिलेगा, किसी भी व्यक्ति पर एक से अधिक बार एक ही अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, उससे दंडित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगला है कोई आत्म अभिशंसन नहीं, किसी भी अपराध के आरोपी किसी व्यक्ति को खुद के लिए गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो ये दोस्तों आपका अनुच्छेद 20 से संबंधित आपका प्रश्न है जो कि देखने को मिला था। तो ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके आज के फर्स्ट शिफ्ट के SEM CRPF SC में पूछे गए थे, जो कि दोस्तों स्टूडेंट के द्वारा बताए गए थे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।